मान लीजिए आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं लेकिन आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है और आपको इसीलिए ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है और आपके पास वहां से दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, या तो आप चालान भरिए। दूसरा ऑप्शन, कुछ पैसे देकर बच जाइए चालान से। और आप में से ज्यादातर लोग पैसे देकर चालान से बचना पसंद करेंगे। आज इंडियन सोसाइटी में करप्शन कैंसर की डिजीज की तरह फैल चुका है। आज चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई पुलिस हो या फिर चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, आज हर कोई करप्ट हो चुका है। आज करप्शन की वजह से इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। आज इंडियन सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई करप्ट हो चुका है। क्या करप्शन इंडिया में एंशिएंट टाइम में भी एग्जिस्ट करता था या फिर ब्रिटिशर आने के बाद इंडिया में करप्शन आया है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले तो करप्शन का मतलब सिर्फ घूस लेना यानी ब्राइबरी नहीं है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए या किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, वो भी करप्शन ही कहा जाएगा। करप्शन के भी अलग अलग टाइप है, जैसे लो लेवल करप्शन, हाई लेवल करप्शन और पॉलिटिकल लेवल करप्शन। आज इंडिया की 85 रैंक आती है 180 कंट्रीज में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से। और इस रिपोर्ट में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड जैसी कंपनीज लिस्ट में टॉप पर हैं, यानी इन कंट्रीज में करप्शन है ही नहीं या फिर ना के बराबर है। वहीं इस लिस्ट में सोमालिया, साउथ सूडान और सीरिया जैसी कंट्रीज इस लिस्ट में बॉटम पर है, यानी इन कंट्रीज में करप्शन इतना है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इन कंट्रीज की यानी रैंक है 178, 179, 180, यानी इंडिया की रैंक है 85 और इन कंट्रीज की रैंक इंडिया से डबल है, यानी इन कंट्रीज में करप्शन इंडिया से भी ज्यादा है। 2005 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 62% इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम को कराने के लिए कहीं न कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दी है। वहीं 2008 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 50% इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है किसी को ब्राइब देने का। एनसीआरबी की 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु करप्ट स्टेट्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, जहां अप्रोक्सीमेटली 78% इंडियंस अपने काम को कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब देते हैं। वहीं ग्लोबल सिविल सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के हिसाब से पूरे एशिया में इंडिया में हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है, जहां लोग अपने पर्सनल लिंक का इस्तेमाल करके पब्लिक सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में। तो ये तो कुछ फैक्ट और डेटा था जो बताता है इंडिया में करप्शन कितना फैल चुका है। लेकिन बात अब ये आती है, आखिर इंडिया में करप्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसा नहीं है करप्शन ब्रिटिशर आने के बाद शुरू हुआ है। करप्शन इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। फिर चाहे एंशिएंट इंडिया में मॉडर्न डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर पृथ्वीराज चौहान हो, उस टाइम पर भी करप्शन एग्जिस्ट करता था। जब मुगल्स राज किया करते थे जब भी करप्शन एग्जिस्ट करता था, और मुगल्स जाने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब भी करप्शन एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब करप्शन बहुत ही लिमिटेड था, जब करप्शन आम जनता तक नहीं पहुंचा था, उस टाइम पे करप्शन बहुत ही कम लोग किया करते थे। जैसे राजा के अंडर जो मंत्री हुआ करते थे या फिर ब्रिटिश रूल के अंडर ऑफिसर्स हुआ करते थे, सिर्फ वही करप्ट हुआ करते थे। उस टाइम पर पब्लिक तक ये करप्शन नहीं पहुंचा था। लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात यानी 1947 के बाद करप्शन की शुरुआत होती है पूरे इंडिया में। तो 1947 में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो इंडियन मार्केट यानी इंडिया की खुद के मार्केट को डेवलप करने के लिए एक नया एक्ट लाती है, 1951 इंडस्ट्रियल एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट को डेवलप करना था। लेकिन ये एक्ट शायद उतना तो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन करप्शन डेवलपमेंट से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में चल रही हैं या फिर आगे आने वाले समय में रन होंगी, उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। अब ये लाइसेंस एक तरीके का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जो इंडस्ट्रीज को लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। और इस लाइसेंस को लेने के लिए इंडस्ट्री को सब कुछ बताना पड़ता था, यानी कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर लगेगी, कितना मैन्युफैक्चर वो कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है या फिर कितने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यानी उस लाइसेंस को लेने के लिए इंडस्ट्री को सब कुछ बताना पड़ता था गवर्नमेंट को। इतना ही नहीं, अगर उस इंडस्ट्री को बंद करना है या फिर किसी वर्कर को निकालना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। वैसे गवर्नमेंट को इस लाइसेंस सिस्टम के लाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, नए एंटरप्रेन्योर्स नई इंडस्ट्रीज को ओपन कर सके, पूरे मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखना और इंडस्ट्रीज के ओनर से कुछ हाथों में न चली जाए, इसलिए इस लाइसेंस सिस्टम को लाया गया था। जैसा कि इस लाइसेंस का मोटो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, यानी जो भी नए लोग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देना था।
लेकिन वो लोग एक्चुअली में लाइसेंस ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि कोई भी इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। अब जो भी कॉमन पीपल इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहते थे, इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेने पड़ते थे और इन लाइसेंस को देते थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि कोई भी कॉमन पीपल इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस लाइसेंस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, और यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में मास करप्शन की। अब आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए लाइसेंस लेना, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बहुत ही आसान हो गया था नई इंडस्ट्रीज को खोलना, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइबरी देना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें आसानी से इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाता था। अब ये लाइसेंस सिस्टम 1951 से शुरू होकर 1991 तक रहता है, और इस टाइम पीरियड के बीच में सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही नई इंडस्ट्रीज को खोल रहे थे, कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही थी, और इसका कारण था करप्शन। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आम जनता को भी ये समझ में आने लगा कि इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत है, और यहीं से धीरे धीरे करप्शन एक कॉमन वर्ड बनता चला गया, और फिर आए दिन छोटे मोटे करप्शन के केसेस आने लगे। अब करप्शन की वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनीज में मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। जैसे 1980s में बजाज का 2 व्हीलर स्कूटर रहता था चेतक, जिसने पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी, और उस टाइम पे 90% लोग बजाज का 2 व्हीलर ही खरीदते थे। लेकिन जब 1991 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया जाता है, यानी बाहर की कंपनीज आकर इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, तो धीरे धीरे बजाज का मार्केट शेयर घटने लगता है। एक तरफ जहां बजाज का मार्केट शेयर 1980s में 90% हुआ करता था, वो घटकर 20% रह गया है आज की डेट में। ये सब हुआ है लाइसेंस सिस्टम की वजह से। ठीक ऐसे ही पार्ले ग्रुप, जो पार्ले जी बिस्किट बनाती है, जिसने 1970 और 1980s के टाइम पे मार्केट में बिस्किट की इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी, वहीं इस कंपनी का मार्केट शेयर आज सिर्फ 20% तक रह गया है। और फाइनली 1991 में इस लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया जाता है, जब इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, और यहीं से इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाता है, और यहीं से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू कर देता है। इकोनॉमिक्स जगदीश भगवती ने भी कहा है, इंडिया में करप्शन के रूट्स इस लाइसेंस सिस्टम की वजह से आई हैं। वैसे लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में पॉवर्टी तो 36% से घटकर कुछ सालों में 24% हो जाती है, लेकिन करप्शन घटने की वजह करप्शन इंडिया में बढ़ जाता है, और करप्शन इंडिया के हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और फिर इंडिया में आए दिन स्कैम्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 1987 में बॉफर्स स्कैम होता है, जिसमें एक स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चर कंपनी इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस और डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स को 600 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए देती है इंडिया में गन सप्लाई की बिड को जीतने के लिए। और कुछ सालों के बाद इंडिया में एक फिर से बहुत बड़ा स्कैम होता है, 10,000 करोड़ का स्कैम, जिसमें हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके 10,000 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। इवन इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, और इंडिया में हर साल ऐसे हजारों करप्शन के केसेस आते ही जा रहे हैं। जैसे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम होता है, जिसकी वैल्यू होती है 70,000 करोड़ रुपए। सोचिए इन 70,000 करोड़ रुपए से कितने गांवों में विकास हो सकता है। और आज की डेट में करप्शन एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। कभी विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, कभी नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं। सब चोर हैं, पूरा मीडिया बिका हुआ है, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ऐसी लाइनें आप हर बार इलेक्शन में सुनते होंगे, और इन्हीं लाइनों से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज वोट भी जीतती हैं हर बार। हिंदुस्तान टाइम्स की 2014 की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल इंडिया $1 ट्रिलियन रुपए लॉस करता है इस करप्शन की वजह से। वैसे टैक्स ना देना भी एक तरीके का करप्शन है, और इसी टैक्स ना देने की वजह से हर साल गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है इस करप्शन को रोकने के लिए। जैसे 2013 में लोकपाल की फॉर्मेशन की जाती है, जो कि एक एंटी करप्शन बॉडी है। तो एंटी करप्शन बॉडी भी है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन इंडिया में फिर भी करप्शन नहीं रुक रहा है। तो ये तो बात रही इंडिया में करप्शन का क्या सिनेरियो है, इंडिया में करप्शन कहाँ से आया। तो ऐसा तो है नहीं कि करप्शन है तो उसकी कुछ सोल्यूशंस नहीं है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोल्यूशंस भी हैं, और शायद गवर्नमेंट को ऐसे सोल्यूशंस को फॉलो करना चाहिए जिससे इंडिया को करप्शन फ्री बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉज बनाने चाहिए। जैसे इंडिया में एंटी करप्शन बॉडी है, ठीक ऐसे ही करप्शन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जिससे लोगों के बीच एक डर रहना चाहिए। जैसे अगर वो करप्शन करेंगे तो इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। एंटी करप्शन बॉडी यानी लोकपाल को और पावर्स देनी चाहिए, जिससे वो किसी के भी ऊपर केस फाइल कर सके, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो। दूसरा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जैसे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उससे पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए। जैसे कहीं उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे
है या कहीं करप्शन के केसेस तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर मिनिस्टर्स करप्शन फ्री होंगे तो उनके नीचे के ऑफिसर्स कभी भी करप्शन ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा, टेक्नोलॉजी। वैसे बहुत सारे काम गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कामों को टेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया जाना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट एक दिन में तो इंडिया को करप्ट फ्री नहीं बना सकती है, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि हमें बिल्कुल भी करप्ट नहीं होना है तो शायद इंडिया बहुत ही जल्द करप्ट फ्री हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया को और कैसे करप्ट फ्री बनाया जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।